definition of resources. Okay, resources क्या है, हम जानते हैं कि resources whatever the things which are available around our surrounding, that is resources. जो हमारे need को, हमारे satisfaction को जो पूरा करता है, that is resources. तो resources एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ट्रेन है, रोड्स है, वट एवर ऑल जो हमारे आसपास जो भी अवेलेबल है उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई आवर नीड्स. नाउ देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम सब 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं. जो पहला जो क्लासिफिकेशन है, वी हैव टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? फर्स्ट इज बायोटिक, सेकंड इज अबायोटिक. बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब होता है सिंपली वी आर सेइंग दैट इट इज लिविंग थिंग्स. व्हाट? लिविंग थिंग्स. और एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स. तो बायोटिक का एग्जांपल क्या हो सकता है? जो लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन. फ्लोरा, फ्लोरा मींस प्लांट्स. फाउना मींस एनिमल्स. ओके. नाउ अबायोटिक रिसोर्सेज व्हिच मींस दे आर नॉन लिविंग. तो एग्जांपल्स लाइक रॉक्स, मिनरल्स, व्हाटएवर जिसके पास जो पास कोई लिविंग थिंग्स नहीं है वो आ जाएगा अबायोटिक में, जो नॉन लिविंग थिंग्स है. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन में हम क्या चीज देखते हैं? 2 चीज देखते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मींस लिविंग, अबायोटिक मींस नॉन लिविंग. तो देखो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है. हेलो मीनाक्षी, आस्था, आस्था, हेलो आस्था. हाँ, हेलो. हाँ, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस मैम, आ रहा है. ठीक. नाउ सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाता है. तो वो देखना कि कौन सा चीज हमारे जो या जो ऐसा, उसके बेसिस पर भी 2. पहला दैट इज रिन्यूएबल, सेकंड क्या है? नॉन रिन्यूएबल. तो फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है? रिन्यू मतलब क्या होता है? जो जनरेट होता है बार बार, है ना, जो खत्म नहीं होता. फॉर एग्जांपल सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर. यू नो वेरी वेल बिकॉज यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास आल्सो. तो जो रिन्यू हो सकता है. बट इन सेकंड टाइप्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल. इट इज जस्ट अपोजिट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिन्यू दोबारा नहीं हो सकता है. रिन्यू हो सकता है बट इट विल टेक थाउजेंड ऑफ years. तो वो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिन्यू नहीं हो सकता, मिलियन ऑफ इयर्स इट विल टेक. फॉर एग्जांपल कोल, फॉसिल फ्यूल्स. मतलब एक बार अगर ये खत्म हो जाता है तो दोबारा इसको बनने में मिलियन ऑफ इयर्स समय लगता है. तो सो इट कम्स इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी भी हम 2 टाइप्स देखते हैं. क्या देख रहे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट सी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में हम देखते हैं पहला क्या? पोटेंशियल है, दूसरा डेवलप्ड है, थर्ड क्या है? स्टॉक है, फोर्थ क्या है? रिजर्व. इसमें हम 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे. मतलब कि यहाँ पर 4 तरह का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. हम यहाँ देखते हैं पहला क्या? पोटेंशियल. देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल है बट वी आर नॉट यूजिंग दैट रिसोर्सेज. जैसे कि राजस्थान में ऐसा रिसोर्सेज है, सोलर और विंड एनर्जी का रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हम वहाँ रिसोर्सेज यूज नहीं करते. व्हाई वी आर नॉट यूजिंग? बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत ही खर्चालू है. मतलब कहने का मतलब अगर उस पर हम खर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है. तो दैट विल नॉट अलाउ. मतलब कि ये एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होता है कि इतना खर्च कर कर इस पर रिसोर्सेस यूज किया जाए. तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. हमारे पास तो है लेकिन उसका ये यूज नहीं कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान वी हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी. क्लियर हो गया? पोटेंशियल का मतलब कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल है बट वी आर नॉट यूजिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. नाउ सेकंड देखो यहाँ पर क्या है? डेवलप. करने का मतलब यहाँ पर कि डेवलप मतलब क्या?
वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है और हम उसका यूज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, वुड। कोयला का भी हम जानते हैं कि कोयला देखो कहाँ, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में पाया जाता है और उसका यूज भी हो रहा है। लकड़ी, लकड़ी तो ऑलमोस्ट सभी जगह पाया जाता है, उसका यूज भी हो रहा है। तो वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है एंड वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज डेवलप्ड। थर्ड में क्या है? स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या है? देखो यहाँ पर स्टॉक में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का कंपोजिशन क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन H2 एंड O2 विच इज प्रेजेंट इन वाटर कॉम्बिनेशन। तो क्या हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं है कि इसको हम अलग कर सकते हैं, कि हाइड्रोजन को भी हम निकाल सकते हैं उस पानी से, ऑक्सीजन को भी अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वाटर का, लेकिन हमारे पास वो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं जिसके कारण वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, स्टॉक का मतलब वही होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका यूज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ में क्या है? रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व में रखना। हर कोई आदमी अपना रिजर्व रखता है फॉर फ्यूचर पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमारे देश में ड्यूरिंग वार टाइम जब जो लड़ाई होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो पेट्रोल टैंकर्स, जो ऑयल होता है, वो सब हम सब फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए कि हो जाता है तो हम क्या कैसे यूज करेंगे? तो हमारे पास रिजर्व होना चाहिए सो दैट वी कैन यूज इन फ्यूचर, है ना। सभी कोई रिजर्व रखते हैं कि फ्यूचर में वो यूज हो सके। तो रिजर्व का मतलब वही होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बी में जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? वो किसका है? ऑनरशिप मतलब वो प्रॉपर्टी किसका है। तो जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहला जो है इंडिविजुअल। तो वो, इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेस हमारा अपना है, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हमारा ऑटोमोबाइल है, तो वो हम पर्सनली हम ही सब यूज कर सकते हैं, कोई और आकर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो सो वी आर सेइंग इंडिविजुअल। सेकंड देखो क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत से लोग यूज करते हैं रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारा कॉलोनी का अगर पार्क है तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल ही उसको यूज कर सकता है, उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, जिसका ऑनरशिप बहुत कोई लोग यूज करते हैं। जैसे टेम्पल, टेम्पल में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जा सकते हैं, सभी लोग वहां पर जा सकते हैं। टेम्पल है, पब्लिक पार्क है ना। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कम्युनिटी विच कैन बी शेयर्ड बाय विलेज पीपल, है ना। नाउ देखो थर्ड कैटेगरी में क्या है? दैट इज नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर रिसोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेस है अवेलेबल है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया का अगर बात करते हैं, हमारे इंडिया में जो भी चीज है तो उसमें इंडिया लोग जो है सभी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो नहीं यूज कर सकते हैं या पार्टिकुलर पर्सन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग उसमें राइट्स है, उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ट्रेन, लेक्स, रोड, है ना। और उसमें एक चीज और देखो, नेशनल में तो हम सब जानते हैं कि जो बाउंड्री लाइन इंडिया का है उसके अंदर जो भी चीज है वो इंडिया यूज कर सकता है। साथ में उसमें एक चीज और भी इंक्लूडेड है, दैट इज ओशियन। जो हमारे बीच है, हमारा जो बाउंड्री लाइन है, देखना जो बीच है, समुद्र है। समुद्र हमारे इंडिया का बाउंड्री लाइन से जो समुद्र जुड़ा हुआ है उसका 22.2 किलोमीटर, जितना भी वो डिस्टेंस है 22.2 बाउंड्री लाइन से 22.2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ओशियन का, वो भी रेंज हमारे इंडिया बाउंड्री के अंदर आता है। मतलब उसका जो राइट्स है हमारे इंडिया में, इंडिया का राइट वो आता है। 22.2 के बाद वो इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो वो जो 22.2 किलोमीटर जो बियॉन्ड जो उसका डिस्टेंस है, तो वो भी हमारे इंडिया नेशनल में सीमा आता है। ठीक है, हमारे कंट्री के सीमा में वो आता है। ठीक है, नाउ फोर्थ दैट इज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यू नो वेरी वेल, जो हमारे इंडिया से जो बाहर है।
तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वैसा चीज, इंटरनेशनल का मतलब होता है कि पूरी दुनिया का वो राइट्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया की बात हम कर रहे हैं या पार्टिकुलर किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, वो हम सारे कंट्री की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मून है, ओशन है, सन, ऐसा क्या थोड़े नहीं कि वो किसी पार्टिकुलर कंट्री का होगा, वो बोल रहा है कि नहीं वो तो मेरा चीज है, नहीं, वो सबका चीज है। फॉर एग्जांपल सन, मून, ओशन, दे आर नॉट पार्टिकुलर यूज्ड बाय एनी कंट्रीज, दे आर यूज्ड बाय, मतलब वो सभी का राइट्स है। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब वो होता है। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। अभी हम ओनरशिप की बात हम कर रहे थे, तो जैसे कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी बात करें, या पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में क्या बात किए थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। अगर पूछ देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी में बात क्या किए थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो इस तरह का क्वेश्चन 3 months and 5 months इट विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो यू शुड लर्न दिस आंसर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम ऑन इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। Now next topic है, that is sustainable development. I know the sustainable development 9th class में भी I think you have studied. I know very well कि ये क्या होता है। sustainable development का मतलब क्या होता है, वैसा रिसोर्सेज जो हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल इस तरह से यूज होना चाहिए सो दैट कमिंग फ्यूचर जनरेशन शुड आल्सो यूज, मतलब आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि हम ही सब प्रेजेंट में सारा उसका यूज इतना कर लें कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो वो वैसा नहीं करना। सस्टेनेबल मतलब कि हम सबको लिमिट रिसोर्सेज में यूज करना। फॉर एग्जांपल कोल है, फ्योसिल फ्यूल्स है, ये क्या है, अगर ज्यादा यूज करेंगे तो एक समय के लिए खत्म हो जाएगा। तो सो वी हैव टू यूज इन लिमिटेड। देखो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सब पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग। देयर आर 3 stages ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। यस्टरडे आई हैव asked द क्वेश्चन, उसमें लिखवाए थे व्हाट आर द 3 stages ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो आंसर यही है, द 3 stages ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। पहला क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। It involves survey, mapping, quantitative and qualitative estimation and measurement of the resources. पहला क्या हम सब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल, फॉर एग्जांपल कोल, हम जान रहे हैं कि वो इस जगह पाया जा रहा है या झारखंड में किसी जगह पाया जा रहा है, पहले उसको हम खोजेंगे कि वो रिसोर्सेज कहाँ मिल रहा है, पहले वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं इसको, planning a structure with appropriate technology, skill and institution setup of resources development plan। कहने का मतलब पहला तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रिसोर्सेज कहाँ पाया जाता है, फिर दूसरा क्या प्लान करते हैं कि इस रिसोर्सेज में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, किस तरह का लेबर हमको लेना है, किस तरह से हमको प्लानिंग करना है, ये सेकंड स्टेज में आता है। नाउ थर्ड तुम्हारा जो स्टेजेस है दैट इज मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। कहने का मतलब ये जो रिसोर्सेज जो भी हमारे पास मिला है तो उसको हम देखते हैं कि ये हमारे डेवलपमेंट में कितना यूज हो सकता है, और या हम कह सकते हैं उसको हम कितना यूज करें अपने डेवलपमेंट के लिए। So these all three are stages, 3 stages of resource planning. Exam in sometimes exam में पूछा जा सकता है what are the 3 stages of resource planning. So these 3 stages are resource planning. You should learn this answer. Okay. Now next move, that is land resources. तो लैंड रिसोर्सेस हम सब क्या देखते हैं टोटल, अगर 100% है तो 100% में हम डिवाइड कर लिए लैंड रिसोर्सेज को। देखो 30% इज माउंटेन, 43% प्लेन एरिया, 27% प्लेट्यू। देखो माउंटेन जो 30% है, मोस्ट ऑफ द वाटर्स रेन्स हम सबको वही पानी वहीं से मिलता है। 30% माउंटेन जो है वहां पर देखते हो कि बहुत सारा एक रिवर है वो वहीं से ओरिजिनेट होता है। तो 30% माउंटेन से वो हम सबको मिलता है। अच्छा इधर 43% प्लेन, ये 43% प्लेन में क्या होता है, जो भी हमारा जो क्रॉपिंग होता है, जो भी हम फार्मिंग होता है, इसी 43% पे होता है फार्मिंग।
whatever all the this rabi crop, kharif crops, and whatever all the croppings are grown in this 43% of plain area. Okay. Now last that is 37%, which comes plateau region. So plateau region is rich in which matter? It is enriched in minerals. ये सी प्लेट्यू में हम सबको मिनरल्स मिलता है, विच इज जैसे कि जितना भी आप देखते हैं मिनरल्स की बात करते हैं तो 27% जो बचता है प्लेट्यू, इसी में मिनरल्स की बात करते हैं, दैट इज रिच इन मिनरल्स. Now next topic is that is land degradation. Land you know very well, degradation मतलब क्या होता है? कम होना, है ना, किसी चीज का वहां से निकल जाना. Land degradation, that decrease in the quality of land due to human and natural activities which make unfit for cultivation is known as land degradation. अब देखो ये फॉर एग्जांपल लैंड डिग्रेडेशन में क्या कारण होता है, किसके कारण होता है? अगर अगर हम नेचर के थ्रू अगर बात किया जाए, विंड की बात किया जाए या वाटर की बात किया जाए, तो उसके थ्रू भी डिग्रेडेशन होता है. ह्यूमन के एक्टिविटीज के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. तो अभी देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन. तो क्या क्या रीजंस है जो डिग्रेडेशन में है? पहला है ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल गाय है, बकरी है, जो भी जो ग्रेजिंग के लिए आते हैं, तो अगर एक एरिया पर अगर वो ज्यादा ग्रेज करेंगे तो क्या होगा? घास खत्म हो जाएगा उस जगह का. हाँ, फर्टिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी. तो ये अब मोस्टली इस तरह का ओवर ग्रेजिंग जो होता है वो राजस्थान, एमपी, गुजरात में ये पाया जाता है. सेकंड क्या रीजन है? ओवर इरिगेशन. अगर मान लीजिए अगर लैंड में अगर हम ज्यादा इरिगेशन देते हैं, मतलब पानी अगर दे देंगे, तो क्या होगा? पानी क्या हो जाएगा? वो एक तरह से इतना उसमें पानी रिटेन रहेगा कि उसमें फार्मिंग भी होना पॉसिबल नहीं है. तो हम ज्यादा इरिगेशन नहीं करना है, जिसके कारण जो लैंड है, जो सॉइल से वो क्या हो जाए? लॉक हो जाए, मतलब कहने का मतलब पानी से वो भींगा रहे. वैसा हम सबको इरिगेशन है, ओवर इरिगेशन नहीं करना है. दैट इज अनदर रीजन. Now third, that is डिफॉरेस्टेशन. थर्ड दैट इज वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज. अब देखो इंडस्ट्री में काम होता है, वहां का पानी जो निकलता है वो क्या होता है? पानी में जाकर मिलता है, फिर उसके बाद वो आप क्या कहते हैं, सॉइल में जाकर वो मिक्स हो जाता है. तो व्हाट विल हैपन? इट विल डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. हाँ ना, तो ये एक सबसे बड़ा कारण ये भी बहुत है कि जो वाटर विच आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट. ना फोर्थ क्या है? डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. अगर हम पेड़ को काटते जाएंगे तो क्या होगा? सॉइल का जो मजबूती होता है, जो ग्रिपिंग होता है, वो चला जाता है. अगर एक थोड़ा सा भी हवा चलती है, उससे क्या होता है कि विंड अपने साथ, हवा अपने साथ वो मिट्टी को लेकर दूसरे जगह वो ले चलती है. तो इस तरह से क्या होता है? डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? सॉइल इरोजन भी वहां पर बहुत जल्दी होता है. उस जगह की मिट्टी एक जगह से दूसरे दूसरे जगह चल जाता है. फिर उसके बाद अगर बात करें फोर्थ, दैट इज मिनरल प्रोसेसिंग. मिनरल प्रोसेसिंग में क्या होता है? जैसे कि अगर कहीं पर कोल पाया जाता है, तो उस जगह को हम सब क्या करते हैं? ग्राइंडिंग होता है. एक मिनट, 1 मिनट, थोड़ा से होल्ड करना. किसी का हाँ. नाउ
अभी हम मिनरल प्रोसेसिंग का ही बात कर रहे थे। अच्छा, इतना जो अभी जो भी हम सब यहाँ पर पढ़े हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, पहला सॉल्यूशन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब ही होता है कि जितना हम पेड़ को क्या कहते हैं रोपेंगे, तो क्या होगा उससे कि सॉइल का जो ग्रिप है वो मजबूती बना रहेगा, एनवायरनमेंट क्लियर रहेगा। तो सबसे पहला मेरा सॉल्यूशन क्या है? एफॉरेस्टेशन। सेकंड क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अब जैसे कि गाय है या बकरी है, जो भी चरने के लिए आते हैं, तो वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, वो होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में बार बार उस जगह पर हम ग्रेज करवाएंगे, ओवर ग्रेज करवाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलिटी विल लूज। तो वो इट शुड बी लिमिटेड। थर्ड में क्या है? प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो आता है, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो भी डिस्चार्ज आता है, तो उसके लिए एक अलग से एक होना चाहिए, जहां पर वो पानी में मिल नहीं सके, जिसके कारण वो सॉइल को का जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं हो। तो उसका एक प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए इंडस्ट्रियल वाटर का। soil erosion, क्या है इसका डेफिनेशन? soil erosion का, the denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion। मतलब करने का मतलब जो भी एक जगह से जो मिट्टी दूसरी जगह जो मूव होती है थ्रू वाटर एंड एयर, दैट इज नोन एज soil erosion। इसका मेन कारण क्या होता है? ऑफ कोर्स, नेचुरल फोर्सेस की अगर बात करें तो विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। ड्यू टू दैट रीजन soil erosion occurs। अदर भी रीजन है, दैट इज अदर कॉज क्या है? डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग माइनिंग। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे थे मिनरल प्रोसेसिंग का, तो उसमें क्या होता है कि जो लाइमस्टोन जो भी अवेलेबल होता है उसका ग्राइंड किया जाता है। तो ग्राइंड इतना जो वो बारीक किया जाता है कि वो हवा में क्या होता है? वो उड़ जाता है। और जो हवा में उड़ने के बाद वो मिट्टी, बाद में क्या होता है? मिट्टी पर वो बैठने लगता है। जब वो बैठने लगता है तो क्या होता है? जो पानी उस पर जो जाती है, तो उसको बहुत टाइम लगता है कि पानी उसके अंदर जा सके। तो एक फर्टिलिटी उसमें कम कर देती है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन, दैट इज मिनरल प्रोसेसिंग का जो बात हम करें। अच्छा, और सॉल्यूशन, और भी जो सॉल्यूशन है, देखो इसमें क्या है, दैट इज पहला है काउंटर क्रॉपिंग। ये क्या होता है? किस तरह का होता है खेती? जैसे जो भी हम कुछ रोकते हैं, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकते हैं। क्यों? ताकि जो विंड का जो हवा है वो उसको रोक के सके। ऐसा नहीं कि वो सॉइल है जो हवा के साथ वो सॉइल इरोजन हो सके, ऐसा नहीं। उसको अपोजिट साइड से हम उसको रोकते हैं, इसलिए काउंटर प्लॉगिंग करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन शेल्टर बेल्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्टिंग में क्या होता है कि जो भी जो पेड़ हम जो रोकते हैं उसको सीधा सीधा बेल्ट में उसको करेंगे। क्यों? ताकि जो विंड का जो क्या फोर्स होता है वो ब्रेक कर सके, ताकि उससे वो सोयल एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सके। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड में हम बात करते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है? यू नो वेरी वेल, माउंटेन में वो होता है, माउंटेन में की जाती है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग से एक फायदा क्या होता है कि जो भी वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वी से, तो वो पानी एक जगह वो जमा नहीं होता। टेरेस फार्मिंग में मेनली आप देखते हैं टी, कॉफी, इस तरह का बहुत ज्यादा यूज होता है टेरेस फार्मिंग में। अच्छा, ग्रास ब्रेक द फ्लो ऑफ विंड एंड लिमिट ग्रेजिंग। तो जो घास होता है, घास भी होना बहुत जरूरी है सॉइल में। क्यों? वो क्या काम करता है? वो विंड का जो फ्लो है वो रोकता है। और जो ग्रेजिंग करने के लिए जो आते हैं, जैसे गाय की भी बात किए थे, बकरी की बात किए थे, अगर घास ही नहीं रहेगा तो वो सब क्या ग्रेज करने के लिए आएंगे? तो वो भी होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में हम पहला जो बात करेंगे दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मतलब ही होता है क्या? दैट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। और ये फर्टाइल सॉइल आप देखिएगा कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है। ये दिस इज वेरी फर्टाइल, जिसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लैम इसमें मौजूद होता है। और इट इज गुड फॉर sugarcane, wheat, paddy, and other cereal crops. इसका two types है। This alluvial soil is divided into two types, that is Bangar and Khadar।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एलुवियल सॉइल एंड नेम द टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर 2 टाइप्स है एलुवियल सॉइल का, दैट इज बंगार एंड खादर। बंगार का जो एज होता है, जो सॉइल, ये क्या है, सॉइल होता है एक तरह का, इसका जो एज होता है काफी पुराना होता है। तो ये काफी पुराना एलुवियल सॉइल है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कंकर जो होता है इसमें बहुत ज्यादा कंकर पाया जाता है, इसलिए वो लेस फर्टाइल है। बट हम खादर की बात करें, इसका जो एज है वो क्या है, वो बहुत पुराना नहीं है, ये न्यूली फॉर्म है। और इसमें जो कंकर जो पाया जाता है इट इज लेस एज कंपेयर टू बंगाल, तो इट इज मोर फर्टाइल। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में विच इज मोर फर्टाइल, खादर और बंगाल, देन आंसर विल बी खादर सॉइल। Now next type of soil means alluvial. After alluvial soil, next type of soil, that is black soil. So we know very well that black soil is good for growing cotton, है ना। तो ये जो ideal for growing for cotton, इसके पास जो कैपेसिटी है टू स्टोर मॉइस्चर, और ये मेनली आप देखते होंगे कहाँ पाया जाता है, ये डिकन प्लेट्यू में पाया जाता है, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मलवा प्लेट्यू, जहाँ पर हम गुजरात की भी बात करते हैं, तो ये वहां पर पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है सॉइल का, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। तो ये क्या है, कहाँ इसका कलर जो होता है, जो रेड और येलो कलर की होती है, और ये मेनली वैसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, जहाँ पर थोड़ा से पथरीली टाइप के पत्थर पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं। इट कवर्स सदर्न ईस्टर्न, ये ज्यादातर आपका ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डिकन प्लेट्यू में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पाया जाता है। ये सॉइल जो आपका किस कलर का है, रेड एंड येलो सॉइल। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट का मतलब ही होता है कि वैसा एरिया में ये सॉइल पाया जाता है जहां पर बारिश बहुत होती है और टेम्परेचर भी बहुत होता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, ये मिट्टी क्या दलदली जैसी बन जाती है। अगर बारिश होती है तो मिट्टी अगर दलदली बन जाएगी तो वहां पर फार्मिंग होना पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके कारण ह्यूमंस जो कंटेंट होता है वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाता है, तो इसी कारण ह्यूमंस जो कंटेंट है वो भी कम होता है लेटराइट सॉइल में। और ये किसके लिए यूज होता है, ये सुटेबल, इस तरह का जो सॉइल होता है इट इज सुटेबल फॉर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या में है लिखा हुआ है, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडुकेट। लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको जो फर्टिलाइजर्स है, जो मैन्योर है, उसमें हमको ज्यादा देना होगा, ठीक है, तभी जाकर यहाँ पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और इस तरह का सॉइल मेनली आप कहाँ पाया जाता है, दैट इज केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, हिली रीजन ऑफ ओडिशा, असम, है ना। और इस तरह का जो सॉइल है मेनली इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। मेनली इस तरह का टी और कॉफी में ही हम यहाँ यूज कर सकते हैं इस तरह का सॉइल में। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आपका एरिड सॉइल है, एंड दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ soil and this is the last portion of your chapters. तो arid soil में हम क्या बात करते हैं, it ranges from red and brown in color। इसका कलर कैसा होता है, रेड एंड ब्राउन इन कलर होता है। और मेनली इसका जो सैंडी इन टेक्सचर, मतलब मिट्टी किस तरह होती है, बालू बालू की तरह, मतलब लोगे तो पता चलेगा कि हाथ में बालू की तरह लग रहा है, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है वहां पर। और उसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी नेचर होता है, नमकीन होता है ये। तो ये मेनली वैसा क्लाइमेट में पाया जाता है जहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर है, क्लाइमेट वहाँ का बहुत ही हाई है, और ये ह्यूमस जो कंटेंट होता है वो कम होती है, मॉइस्चर भी कम होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और इस तरह का जो बालू की तरह जो मिट्टी पाया जाता है ये मेनली राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज योर लास्ट पोर्शन ऑफ योर चैप्टर रिसोर्सेस है। एंड एक और भी है फॉरेस्ट सॉइल, दिस इज द लास्ट है तुम्हारा, उसके बाद कोई भी चैप्टर्स में और कोई टॉपिक नहीं है, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो एक लास्ट वो कर लेते हैं, ये फॉरेस्ट सॉइल ऑफ कोर्स इट विल फाउंड इन